व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब तो पता है, सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड बताओ डिस्ट्रीब्यूशन। वो सारी एक्टिविटीज़, उनका सम मतलब जो एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड होती हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, और कौन सी होती हैं ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ। उन सारी एक्टिविटीज़ का सम इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? सेक्टर्स का मतलब तो पता है कि सेक्टर्स मतलब किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग कर देना, उनको सेक्टर्स में डिवाइड कर देना, मतलब सेक्टर्स का मतलब आपको पता है। लेकिन भाई इकोनॉमी के सेक्टर्स का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमी है तो भाई सीधी सी बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ होगा। ग्रुपिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू अ क्राइटेरियन आर नोन एज सेक्टर्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब जिन एक्टिविटीज से सीधी बात कहने का मतलब जिन एक्टिविटीज से हमें पैसा मिलता है, दैट एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक क्राइटेरिया के बेस के ऊपर क्लासीफाई करना या ग्रुप करना, उनको सेक्टर्स कहा जाता है। अब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ज़रा देखें। इंडिया के जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, 3 बेसिस के ऊपर कैटेगराइज किए गए हैं। सबसे पहली है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, उसके बाद है ऑन बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स ओनरशिप, या सिंपल इसको कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। असेट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी नेचर सबसे पहले आता है। एक्टिविटी मतलब कोई भी जो काम है उसका नेचर कैसा है, क्या किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी नेचर। अब एक्टिविटी नेचर के ऊपर वैसे तो 5 तरीके की इकोनॉमिक सेक्टर मतलब होते हैं सेक्टर्स, लेकिन हमने सिर्फ 2 मिनट 3 सेक्टर्स पढ़ने हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इन दोनों को छोड़ दो, क्वाटरनरी और क्वाइनरी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, हमें पता भी है। प्राइमरी सेक्टर सिंपल सी बात, एग्रीकल्चर। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती हैं इसमें। टर्शरी एक्टिविटी के बारे में अभी हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। टर्शरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे हॉस्पिटल क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि समझ रहे हो, डॉक्टर्स वगैरह ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, किसी बंदे ने एक सिटी से दूसरी जगह जाना है, वो भी एक सर्विस हुई ना, वो भी टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड होती है। अब उसके बाद आता है दूसरा बेस जिसके ऊपर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करते हैं, वो आता है वर्किंग कंडीशंस के ऊपर, कि जो सेक्टर है वहाँ की वर्किंग कंडीशंस कैसी होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं अच्छी हैं, होती हैं, वो अच्छी होती हैं। वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, वहाँ सब फॉलो होते हैं, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं। लेकिन उसकी के विपरीत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, और यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते। मतलब वर्किंग आवर्स का मतलब जितना टाइम आपने काम करना है वो फिक्स नहीं होते। और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कभी भी आपको कहा जा सकता है कि आप छोड़ के चले जाओ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक मतलब जैसे कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने, अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो साल के पहले वो जो कंपनी है उस बंदे को बाहर नहीं निकाल सकती। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी आपको कहा जा सकता है कि आप काम छोड़ के जाओ। अब तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, बहुत ही सिंपल बात। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर एक ही चीज़ है, बस एक्टिविटीज़ है और वो सेक्टर है। पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब जान लेते हैं। वैसे सबको पता ही होगा क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स दोज ऑक्यूपेशंस विच आर क्लोजली रिलेटेड टू मैन्स नेचुरल एनवायरनमेंट। वो एक्टिविटीज़ जो मैन के नेचुरल एनवायरनमेंट से क्लोजली रिलेटेड है, उन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल खुद सोचो 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 सोचो। लंबरिंग का मतलब पता है सबको? बताओ, लंबरिंग का मतलब तो पता ही है। उसके बाद नहीं पता? अच्छा बताता हूँ। लंबरिंग मतलब भाई जैसे वुड्स को काट के
उसका यूज़ करना, मतलब कटिंग डाउन ऑफ वुड्स, और आगे उसको रॉ मटेरियल यूज़ करना। एग्रीकल्चर तो सबको पता ही है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब पता चल गया। अगर आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में पूछा जाए या प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पूछा जाए, क्या लिखोगे? प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स दोज ऑक्यूपेशंस विच आर क्लोजली रिलेटेड टू मैन्स नेचुरल एनवायरनमेंट। और अगर प्राइमरी सेक्टर आ जाए, सिंपल सी बात, सेम ही लिख रहे हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस करना है। प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर विच इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच आर क्लोजली रिलेटेड टू मैन्स नेचुरल एनवायरनमेंट, ऐसे लिखना है। अब आगे आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। हमने इसके बारे में पढ़ा तो है, लेकिन भाई अच्छी तरह से हमें याद नहीं है, हमें अच्छी तरह से इसका मतलब नहीं पता क्या है उसका मतलब। देखो, अब सेकेंडरी एक्टिविटी ध्यान से पढ़ो। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़, मतलब मैं अपनी तरफ से बोलने लग पड़ा, चलो यहाँ से पढ़ते हैं। द ऑक्यूपेशंस, वो काम, मतलब वो काम which produce finished goods by using the products of primary activities as raw materials are included in the secondary activity। क्या हुआ मतलब? सिंपल सा है, जरा ध्यान से पढ़ो। वो ऑक्यूपेशंस जो प्राइमरी सेक्टर के फिनिश गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल से समझते हैं, क्रिस्टल क्लियर होगा भाई। देखो, कपड़ा बना, कहाँ से बना? कॉटन से। कॉटन क्या चीज़ है, मतलब कॉटन किस सेक्टर से इंक्लूडेड है? हमने अभी पढ़ा प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि ये मैन के नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और कॉटन से क्या बना? क्लॉथ। ये सेकेंडरी एक्टिविटी हुई ना एक। कैसे? अब भाई प्राइमरी जो सेक्टर है उसका तो कॉटन फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब कॉटन से भाई प्राइमरी सेक्टर में और कॉटन से क्या होगा? कॉटन तो एक फिनिश प्रोडक्ट हो गया। लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटी ने उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज किया कपड़े को बनाने के लिए। दोबारा से पढ़ें इसको। द ऑक्यूपेशंस विच प्रोड्यूस फिनिश गुड्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज एज रॉ मटेरियल आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी। वो ऑक्यूपेशंस जो प्राइमरी एक्टिविटी के फिनिश प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाई जाती हैं, या वो एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। समझ आ गया? कॉटन से क्या बना? क्लॉथ। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो एग्जांपल क्या देंगे? फॉर एग्जांपल, क्लॉथ इज अ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर बट द सेकेंडरी सेक्टर यूजेज इट एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। आगे टर्शरी एक्टिविटी। अब इसके बारे में हमने भाई पढ़ा नहीं है इतना, लेकिन अब हम पढ़ेंगे। देखो भाई, पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज किसी खेत में कॉटन, मतलब कॉटन ग्रो हुई, और उस कॉटन को अब इंडस्ट्री लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? 2 मिनट, ये ज़रा ऊपर आ गया, यहाँ पे नीचे करता हूँ। यहाँ से ब्लैंक स्क्रीन लेके चलते हैं हम, ठीक है। देखो, कॉटन प्रोड्यूस हुई खेत में, लेकिन अब उसे कहाँ लेके जाना है बताओ? इंडस्ट्री में। क्यों लेके जाना है? क्योंकि वहाँ पर उस कॉटन का कपड़ा बनना है। लेकिन भाई उसको लेके कहाँ, कैसे जाना है आप बताओगे? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक के जरिए। अब जो ट्रक है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दोनों सेक्टर को, कि आपकी कॉटन उधर जाएगी। इट एक्ट एज अ सर्विस, और यही सर्विसेज को टर्शरी सर्विसेज कहा जाता है। यही सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। अब पढ़ें भाई। टर्शरी एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विस ऑक्यूपेशंस। टर्शरी एक्टिविटी में वो सारी सर्विस ऑक्यूपेशंस इंक्लूड होती हैं, मतलब जो ऑक्यूपेशंस एज अ सर्विस काम करती हैं, वो चीज़ें टर्शरी एक्टिविटी में इंक्लूड होती हैं। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई चीज़ इधर से उधर लेके जानी है, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करती है। या एक बंदे ने कहीं पर ट्रैवल करना है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर क्या काम कर रही है? एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि हम यहाँ से कहीं पे बैठे हैं, हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो। अब ट्रेड, ट्रेड एक दो कंट्रीज में हो रहा है। ट्रेड कैसे हो रहा है? सपोज शिप के जरिए हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड हो गया एक तरह का, सेम एग्जांपल हो गया। समझ आ गया टर्शरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कि टर्शरी एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें सर्विस ऑक्यूपेशंस इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ने वाली है। दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड और अ प्रोडक्ट बट आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं ये खुद
कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। टर्शरी एक्टिविटीज़ में जो मतलब काम होंगे उस काम में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब कैसे, इसको उसी कॉटन के एग्जांपल से समझते हैं। देखो कॉटन है, उससे क्लॉथ बना, कॉटन से क्लॉथ बनने का क्या होगा, एक प्रोडक्शन प्रोसेस ही हुआ, क्योंकि क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस है। अब इस प्रोडक्शन प्रोसेस को एक सपोर्ट दी, क्योंकि कॉटन को तो इंडस्ट्री में लेके जाना ही है। वो कैसे लेके जाएंगे, ट्रक के जरिए या किसी भी जरिए से। वो जो सर्विसेज होंगी, वो जो जरिया होगा, वो टर्शरी एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाएगा। और इसी कारण टर्शरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट सर्विसेज भी कहा जाता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेक्टर इज नोन एज सपोर्ट सेक्टर या विच सर्विसेज आर नोन एज सपोर्ट सर्विसेज। तो आप क्या लिखोगे, टर्शरी सेक्टर इज नोन एज सपोर्ट सेक्टर, या अगर एक्टिविटीज आ जाए तो टर्शरी एक्टिविटीज आर नोन एज सपोर्ट सर्विसेज। अब आगे मतलब फोटोज है, मतलब एग्जांपल समझानी थी मैंने। जैसे अब ट्रक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। शिप्स हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन, एक दूसरे से कंट्री ट्रेड हो रहा है। एयरप्लेन है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रेन भी मतलब ट्रैवलिंग के लिए यूज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें टर्शरी एक्टिविटी में इंक्लूड होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमने क्या क्या कवर कर लिया बताओ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर के फिनिश प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। और टर्शरी सेक्टर वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आती है गुड्स की बारी भी, गुड्स की बारी। गुड्स मतलब सामान, किस तरह के सामान होते हैं, 2 तरह के सामान होते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क में, विच आर द 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, व्हाट विल यू राइट, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के नाम से तो आराम से पता लग रहा है कि जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, जो तैयार हैं, बस उनके लिए और कुछ और नहीं चाहिए, बस वो यूज़ हो जाएंगे। अब पहले हम इंटरमीडिएट के बारे में समझ लेते हैं। ज़रा भाई ध्यान से पढ़ना इस डेफिनेशन को, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना हाई कर लो। अब इसको समझने वाली चीज़ है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज प्रोड्यूसर गुड्स, या अकेला दोज गुड्स भी लिख सकते हो, विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज रॉ मटेरियल्स और परचेज्ड और आर परचेज्ड फॉर रीसेल। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस अ सोफा सेट द कारपेंटर यूजेस वुड, फोम, क्लॉथ, स्प्रिंग्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर के द्वारा, प्रोड्यूसर कौन हुआ, जो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, या तो वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ हुए, मतलब कि वो चीज़ किसी और चीज़ में बनाने के लिए यूज़ हुई है, या वो चीज़ सपोज एक होलसेलर से किसी रिटेलर ने खरीदा, वो रिटेलर आगे बेच रहा है रीसेल करने के लिए। समझ आई बात? नहीं समझ आई? पहले एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखो, एक कारपेंटर है। अब कारपेंटर को क्या बनाने के लिए, मतलब कारपेंटर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, फोम चाहिए, दूसरे के चाहिए स्प्रिंग्स, और तीसरे के चाहिए लक्कड़। अब भाई ये कारपेंटर इन तीनों चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, दोबारा से सुनो, ये जो कारपेंटर है ये तीनों चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं कि जौन से गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हुआ बताओ, जिसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। अब कारपेंटर है, सोफ़ा बनाना चाहता है, किसी कस्टमर ने डिमांड किया उससे सोफ़ा बनाने के लिए, तो वो जो चीज़ मतलब जो सारा प्रोसेस होगा उसे बनाने का, उसे प्रोडक्शन प्रोसेस ही कहेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स उनको भी कहा जाता है जो किसी बंदे ने सपोज एक बंदे से खरीदे, लेकिन उसको वो बंदा आगे फिर बेचेगा रीसेल के लिए। वही एग्जांपल बताई, होलसेलर ने रिटेलर से खरीदे, रिटेलर ने आगे, माने होलसेलर से रिटेलर ने खरीदे और रिटेलर ने आगे कस्टमर को, जो वहाँ पर डोमेस्टिक आसपास होंगे, उनको बेचे दुकान के ज़रिए। समझ आई बात? इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ें। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल। अगर आप प्रोड्यूसर नहीं लिखोगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज रॉ मटेरियल्स और आर परचेज्ड फॉर रीसेल। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस अ सोफा सेट द कारपेंटर यूजेज वुड, फोम, क्लॉथ,
स्प्रिंग्स। एग्जाम्पल क्या, अगर आपको आ जाए एग्जाम्पल, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, भाई क्या लिखोगे? मैं ज़रूरी नहीं यही लिखने हैं, वुड फॉर्म क्लॉथ स्प्रिंग्स, आप कॉटन भी लिख सकते हो। क्यों? कॉटन एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हो रही है क्लॉथ को बनाने के लिए। समझ आई बात? एग्जाम्पल्स लिख दोगे ना। अब ये तो ठीक है। अब आगे फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये भाई फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार हैं, इनको आगे कुछ या इसको प्रोड्यूस और नहीं कुछ पकाना है, इसको मतलब सिंपल ये तैयार है। अब जैसे ही मार्केट में आए ये मतलब खरीदने के लिए तैयार है, ये यूज़ करने के लिए लोगों के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ रेफ्रिजरेटर्स आर रेडी फॉर फाइनल यूज़। रेफ्रिजरेटर ऐसा थोड़ा ना कि कोई बंदा पहले रेफ्रिजरेटर खरीदता है फिर वो आगे बेचता है। हाँ, सेकंड हैंड का तो समझ आ रहा है, जैसे कि एक बंदे ने खरीदा, उसने थोड़ी देर यूज़ किया, फिर उसको यूज़ करके किसी आगे बंदे को बेचा। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई एक बंदे ने उसी वक्त खरीदा और उसी वक्त आगे बेच दिया, एक ही जगह से खरीदेंगे ना। अब भाई आप कहोगे भैया आपने तो भाई गलत ये गलत करा दिया, क्लॉथ तो इसमें भी इंक्लूडेड है, क्लॉथ तो इंटरमीडिएट में भी इंक्लूडेड है। ज़रा ध्यान दिया? अगर ध्यान नहीं दिया मतलब आपकी कंसंट्रेशन भाई चल नहीं रही, और अगर ध्यान दिया भाई आप पूरे अच्छे से पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे भी है क्लॉथ, तो भाई यहाँ पे भी है क्लॉथ, तो फाइनल गुड में भी है। अब यहाँ पे पूरा कंसेप्ट समझ आएगा कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में फ़र्क होता क्या है असली। अब देखो यहाँ पे ज़रा देखना दोबारा से, बहुत तगड़ी चीज़ समझाने जा रहा हूँ। तगड़ी नहीं मतलब आराम, पूरा क्लिस्टल क्लियर होगा कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में फ़र्क क्या होता है। अब ये एक बंदा है शॉपकीपर, मतलब क्लॉथ है इसके पास, क्लॉथ्स का इसकी दुकान है। यहाँ पे वो हमारा कारपेंटर जिसने सोफ़ा बनाना है, और सोफ़े की डिमांड किसने की है? वो कस्टमर ने, मतलब जो भी बंदे ने सोफ़ा लेना है। अब भाई ये क्लॉथ की दुकान से इस कारपेंटर ने क्लॉथ खरीदा। क्यों खरीदा? किस रीज़न के लिए खरीदा? क्यों? क्योंकि उसे सोफ़ा तैयार करना है जो कि कस्टमर ने डिमांड की है। इस वक्त वो क्लॉथ को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कारपेंटर अपने पहनने के लिए क्लॉथ्स को लेता, अपने पहनने के लिए कपड़े लेता, तो उस वक्त वो क्लॉथ्स फाइनल गुड में आते। समझ आई बात? कि अगर तो बंदा किसी चीज़ को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, कारपेंटर देखो क्लॉथ तो क्लॉथ ही है ना, क्लॉथ तो क्लॉथ ही रहेगा, ऐसा नहीं कि क्लॉथ भी उसको अलग अलग, हाँ वो ठीक है, क्लॉथ तो क्लॉथ ही रहेगा। समझ आई बात? इस वक्त कारपेंटर ने क्लॉथ को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया। क्यों? क्योंकि उसे सोफ़ा तैयार करना था। लेकिन अगर वो अपने पहनने के लिए कपड़े लेता तो उस वक्त उसके लिए वो जो कपड़े होते वो फाइनल गुड्स में इंक्लूड होते। लेकिन इस वक्त तो भाई वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है सोफ़ा बनाने के लिए, तो इस वक्त जो मतलब क्लॉथ यूज़ हुआ वो इंटरमीडिएट में इंक्लूड हुआ। आई बात समझ में? इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या फ़र्क होता है? पूरा हुआ दिमाग मतलब चमका? आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई दोबारा से एक बार वीडियो को देखो, पीछे 2 मिनट पीछे जाओ, समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर तो कारपेंटर ने अपने पहनने के लिए गुड मतलब कपड़े लिए होते, क्योंकि उसने अब फाइनली यूज़ करने, उसने आगे थोड़ा ना किसी को बेचने हैं, वो तो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है, उसने कपड़े अपने पहनने के लिए खरीदे हैं। लेकिन भाई दूसरा अगर केस आ जाता कि वो कपड़ा ले रहा है किसके लिए? सोफ़ा बनाने के लिए, क्योंकि सोफ़ा बनाने के लिए कपड़ा तो यूज़ होगा, और लेकिन वो कपड़ा जो यूज़ होगा एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होगा, क्योंकि उस एक सोफ़े में रॉ मटेरियल यूज़ होगा आगे बेचने के लिए। समझ आई इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में बात? नहीं समझ आई तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा पीछे जाके देखो, कंसेप्ट समझने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे है डबल काउंटिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हो क्वेश्चन, 1 मार्क में आ सकता है भाई, बहुत बार आया है। एंड डबल काउंटिंग क्या होती है? देखो, वाइल एस्टिमेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सेक्टर, मतलब ऑफ अ सेक्टर या एनी सेक्टर, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? पता है ना कौन से होते हैं? एंड सर्विसेज इज यूज्ड। दिस इज
टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अब भाई डबल काउंटिंग क्या होती है? डबल 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 से कुछ आ रहा है कि 2 बार, उसको डबल कर दिया, जैसे 2 को डबल कर दिया 4। डबल से तो समझ आ गया क्या हो गया, क्या मतलब हुआ डबल से। सेम ही कंसेप्ट है। देखो कॉटन है, ठीक है, कॉटन से क्या बना? कपड़ा बना। अब जब कपड़े की वैल्यू जो होगी, कपड़ा जितना कितने पैसे का होगा, सपोज़ 500 रुपये की कोई शर्ट है, ठीक है। अब उस 500 रुपये में कॉटन की वैल्यू इंक्लूड हुई पड़ी है। ऐसा नहीं कि आपको कॉटन के पैसे अलग देने पड़ेंगे, फिर जो कपड़ा होगा, कपड़ा तो 500 रुपये का ही है, कपड़े के पैसे अलग देने पड़ेंगे। उस कपड़े में कॉटन की जो वैल्यू थी, कॉटन जितने पैसे की थी, वो पहले से ही इंक्लूड है, और जो कपड़ा है वो फाइनल गुड है, क्योंकि वो बंदे ने किसी अपने पहनने के लिए लेना है, कपड़ा आ गया फाइनल गुड में। अब इन्होंने यही कहा है कि किसी भी सेक्टर की परफॉर्मेंस देखने के लिए हमेशा फाइनल गुड की ही जो वैल्यू है उसी को काउंट किया जाता है। लेकिन देखो क्यों काउंट किया जाता है, देखो अगर भाई देखो कॉटन की वैल्यू अलग होती, कपड़े की वैल्यू अलग होती, कॉटन सपोज 100 रुपये की होती और कपड़ा 500 रुपये का, तो भाई ये तो भाई 600 रुपया हो गया। लेकिन 500 रुपये में तो कॉटन की वैल्यू पहले से इंक्लूड है। समझ आई बात? डबल काउंटिंग क्या होती है? अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। प्रोडक्ट की वैल्यू को 2 बार काउंट करना इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। सिंपल सी बात। 2 बार कैसे भाई बताओ? कॉटन की वैल्यू देखो, कॉटन की खुद की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई बीच में, लेकिन जब कपड़ा बेचा गया उसमें कॉटन की वैल्यू पहले से इंक्लूडेड है, तो कॉटन की वैल्यू इस केस में भी इंक्लूड हो गई, कॉटन की वैल्यू इस केस में भी इंक्लूड हो गई। इस कारण सिर्फ फाइनल गुड की ही वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। क्यों इंक्लूड किया जाता है? टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि while estimating the performance of a sector the value of final goods and services is only calculated why, मतलब जो किसी भी सेक्टर की अगर परफॉर्मेंस देखनी हो तो फाइनल गुड्स की ही जो वैल्यू होती है उन्हीं को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, तो आप आंसर क्या लिखोगे? दिस इज यूज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। और अगर डबल काउंटिंग की डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखोगे? द काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। ये 1 मार्क्स पे भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। जीडीपी क्या होता है? मार्केट वैल्यू वो सारे फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं विद इन अ 1 ईयर, मतलब एक साल में। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सीधी सी बात है कि जो इंडिया के, सपोज इंडिया है, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, अगर जीडीपी को ले तो इंडिया के बॉर्डर के जो अंदर अंदर सारी चीज़ें होंगी, बेशक वो कोई कंपनी इंटरनेशनल हो चाहे खुद इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी हो, जो भी उस कंपनी के जो फाइनल गुड्स होंगे उनकी मार्केट वैल्यू जीडीपी में कैलकुलेट की जाएगी। जीडीपी में ये नहीं देखा जाता कि इंडिया की कंपनी है या बाहर की कंपनी है, जो इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितनी भी कंपनी है उनके जो फाइनल गुड्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू जीडीपी में कैलकुलेट होगी एक साल की। डेफिनेशन को पढ़ लो। GDP is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during 1 year। इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है produced within the domestic territory। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कोई भी कंट्री की, अगर हम सपोज यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो इंडिया की कंपनी है, उन कंपनीज के जो फाइनल गुड्स होंगे उनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, दैट विल इंक्लूड जीडीपी। और कितनी? ड्यूरिंग 1 ईयर, जैसे एक साल की जीडीपी अलग, एक साल की जीडीपी अलग, ऐसे। आगे अब जीडीपी भाई मेजर कौन करता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। जीडीपी की डेफिनेशन भी आ सकती है और ये भी आ सकता है कि हु मेजर जीडीपी, जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ध्यान में रखना, जीडीपी को कौन मेजर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इंडिया में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये फोटो लगाई थी एक पिक्चर। अब भाई हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ज़रा दोबारा से पढ़ लें। मतलब पढ़ना नहीं है, एक बार थोड़ा सा भाई साथ साथ रिवीजन भी चाहिए। क्या क्या पढ़ा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा, जीडीपी के बारे में पढ़ा। अब हमने ये चीज़ें पढ़ ली,
लेकिन भाई क्या आपको पता है कि जो टर्शरी सेक्टर है, वैसे तो आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्लूड मतलब अभी भी एंगेज्ड है, लेकिन कुछ पिछले सालों से टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। पहले इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी इंडिपेंडेंस के आसपास, लेकिन कुछ सालों में मतलब अभी 30 साल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सालों से टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। ज़रा पढ़ो, ओवर द 30 ईयर्स 1973 and 2003 while production in all three sectors has increased, it has increased the most in tertiary sector। प्रोडक्शन सभी सेक्टर में बढ़ी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में बढ़ी है? टर्शरी सेक्टर में। एज अ रिजल्ट, in the year 2003 the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए which sector has replaced the primary sector in मतलब which producing sector has मतलब which producing sector in India has replaced the primary sector, क्या आप लिखोगे? टर्शरी सेक्टर। पढ़ें ज़रा इसको, हिंदी में समझाऊं क्या है कि देखो उन्होंने कहा कि ये जो 30 साल यहाँ पे जो अमाउंट लिखी है 1973 और 2003, इन 30 सालों में प्रोडक्शन सभी सेक्टर्स में इंक्रीज हुई है। प्राइमरी में भी इंक्रीज हुई है, सेकेंडरी में भी इंक्रीज हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में हुई है? टर्शरी में। और उसी का रिजल्ट है कि टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके टर्शरी सेक्टर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन चुका है। अब भाई क्यों बना, अब इसके देख लेते हैं कि भाई रीजंस क्या बना क्यों। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर। बेसिक सर्विसेज, सर्विसेज है भाई। अब सर्विसेज में बेसिक सर्विस तो क्या क्या इंक्लूड होंगी? बेसिक, जो बेसिक नीड हैं क्या है? एजुकेशन, स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए, पुलिस स्टेशन होने चाहिए ताकि क्राइम को देखा जाए। ये सारी बेसिक सर्विसेज में इंक्लूड होंगी। और बेसिक सर्विसेज किस में इंक्लूड होते हैं? टर्शरी में। और बेसिक सर्विसेज तो चाहिए ही, तो ऑब्वियसली टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बड़ी है। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किस में इंक्लूड होते हैं? टर्शरी सेक्टर में। और पिछले सालों में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आप खुद को पता है कि कितनी ज़्यादा बड़ी है, डेवलप हुई है। मोर इनकम एंड मोर सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा सर्विसेज होती हैं, मतलब ऑक्यूपेशंस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, इनकम यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिस कारण लोग टर्शरी सेक्टर में जाना चाहते हैं। न्यू सर्विसेज। अब भाई जो तीसरा पॉइंट है इसको आओ जरा वहाँ पे देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकम थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऐसा नहीं कि भाई लाख रुपए अब एक बंदे की इनकम, चाहे काम कुछ भी ना कर रहा हो, सिर्फ एक गाड़ी चला, ऐसा नहीं। मतलब कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के कंपेयर में टर्शरी सेक्टर में इनकम थोड़ी सी ज़्यादा होती है। न्यू सर्विसेज। अब टर्शरी सेक्टर में अलग अलग नई सर्विसेज आ रही हैं। कैसे? हम चारों को पढ़ेंगे, एक डिटेल में पढ़ेंगे, बने रहो। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेसिक सर्विसेज। अब भाई इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। अब भाई अगर कोई कंट्री है उसको ये चीज़ें तो चाहिए ही, इसके बिना भाई कैसे कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, या कैसे वहाँ के लोग उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी अगर हॉस्पिटल्स ही नहीं होंगे। दीज कैन बी कंसिडर्ड बेसिक सर्विसेज, जो कि चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही, रोटी तो चाहिए अगर बंदे को सर्वाइव करना है। उसी तरह अगर किसी कंट्री को सर्वाइव करना है, ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये बेसिक सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं। एज मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। जो ज़्यादातर लोग हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हो रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट हो रही है उनकी बेसिक सर्विसेज में, कि वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करें। द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी इज इंक्रीजिंग। बस सिंपल सी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट बेसिक सर्विसेज में हो रही हैं, इस कारण टर्शरी सेक्टर का जो जीडीपी में रोल है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बेसिक सर्विसेज में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, तो सबसे पहले पॉइंट आपका कौन सा लिखोगे? बेसिक सर्विसेज। सिंपल, आप लैंग्वेज में अपनी लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। बेसिक सर्विसेज क्या है कि किसी कंट्री को सर्वाइव करने के लिए बेसिक सर्विसेज तो ज़रूरत है ही,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेसिक सर्विस में आ रहे हैं, अपने एम्प्लॉयड हो रहे हैं। मतलब इस कारण टर्शियरी सेक्टर जीडीपी में इंक्रीज़ कर रहा है, उसका जीडीपी में उसका जो शेयर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये तो भाई आप खुद लिख सकते बिल्कुल, अगर आपको इसको पढ़ो भी ना, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको ना भी पढ़ो, खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एक्सेट्रा, ऑल दीज आर एट द टर्शरी सेक्टर। अब देखो एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज़ होगा, मशीनरी यूज़ होगी। अब मशीनरी क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। वो सर्विस क्या होगी, सर्विस किस में इंक्लूड होती है, टर्शरी सेक्टर में। बस सिंपल सी बात। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई है, जिस कारण ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड में डेवलपमेंट हुई है, और ये तीनों चीज़ें टर्शरी सेक्टर के अंडर आती हैं। अब आगे, मोर इनकम एंड मोर सर्विसेज। द पर कैपिटा इनकम इन अवर कंट्री इज राइजिंग। जो कंट्री, हमारी कंट्री है इंडिया, हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम तो पता है कि जब मतलब किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो वो पर कैपिटा इनकम कहलाई जाती है। एज इनकम लेवल राइजेस पीपल डिमांड मोर सर्विसेज लाइक टूरिज्म, शॉपिंग सेंटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। अब भाई पर कैपिटा इनकम मतलब राइज हो रही है, मतलब जो पॉपुलेशन है, जो बंदे हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी इनकम राइज बढ़ रही है। अब भाई किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो कहेगा मैं कुछ और अपनी एक्सटेंड करेगा। जो सपोज़ पहले किसी की इनकम 5,000 थी, वो कुछ कम सामान खरीद रहा था, और उसके बाद उसकी इनकम होगी 10,000, वो ज़्यादा सामान खरीदेगा, अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाएगा। जैसे सिंपल लाइन का मतलब क्या हुआ कि इनकम बढ़ रही है लोगों की, जिस कारण लोग और भी चीज़ों की डिमांड कर रही है, टूरिज़्म, शॉपिंग सेंटर्स, बैंक्स, और ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में। आगे न्यू सर्विसेज, अब ये है मेन टॉपिक। नई सर्विसेज इंक्लूड हो रही हैं टर्शरी सेक्टर में विद मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब हम, ग्लोबलाइजेशन का कहने का मतलब कि पूरे ग्लोब में जो, अब देखो हम किसी भी कंट्री से कोई भी चीज़ देख सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं। ऐसे मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से some new services based on information and communication technology have become important and essential। अब भाई किसी चीज़ की सपोज किसी चीज़ ज़रूरत किसी कंट्री को है और किसी चीज़ की ज़रूरत किसी कंट्री को, दोनों आपस में बातचीत कर लेंगे, और वो जिस चीज़ की ज़रूरत पहली कंट्री को चाहिए होगी वो दूसरी कंट्री उसे दे देगी, और जिस चीज़ की ज़रूरत दूसरी कंट्री को चाहिए होगी वो उसे पहली कंट्री दे देगी। मतलब एक दूसरे में इंटरकनेक्शन हो जाएगा, और ऐसे ही न्यू सर्विसेज डेवलप होती हैं। और आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा न्यू सर्विसेज किस में आ रही हैं, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैव बीन राइजिंग रैपिडली। अब ये जो सर्विसेज हैं कम्युनिकेशन में, भाई देखो कितनी ज़्यादा सर्विसेज, 5G नेटवर्क आ रहा है अब ये कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। ये सारी जो सर्विसेज है रैपिडली इंक्रीज़ कर रही हैं, और ये सारी सर्विसेज किस में इंक्लूड होती हैं, टर्शरी सेक्टर में। समझ आई बात। 4 पॉइंट कौन से पढ़े, सबसे पहला कौन सा पढ़ा, बेसिक सर्विसेज। दूसरा कौन सा पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तीसरा कौन सा पढ़ा, मोर इनकम एंड मोर सर्विसेज। चौथा कौन सा पढ़ा, न्यू सर्विसेज। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि टर्शरी सेक्टर की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अभी भी लोग एम्प्लॉयड किस में सबसे ज़्यादा हैं, कि लोग किस सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो काम कहाँ पे कर रही है, किस सेक्टर में काम कर रही है। अभी भी भाई सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हैं, उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर, तीसरे नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, ये पिक्चर भाई जो ये वाली पिक्चर है ना, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। ये बहुत पुराने हैं, 1973 और 2000 के हैं। हम थोड़ा सा लेटेस्ट पढ़ते हैं, पूरा लेटेस्ट भी नहीं, मतलब जो बुक्स में है। द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज मोर देन 60% ऑफ पॉल्यूशन। क्या लिखा, पॉल्यूशन, भाई 2 मिनट, टाइपिंग मिस्टेक, पॉपुलेशन, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर है अभी भी एम्प्लॉय करता है 60% ऑफ द पॉपुलेशन इवन आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के 70 साल के बाद भी प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, मोर देन 60%। अब इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं।
द सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर हैव फेल्ड टू क्रिएट इनफ जॉब्स। जो सेकेंडरी हैं और टर्शरी सेक्टर है वो फेल हो गए हैं इनफ जॉब क्रिएट करने के लिए एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जॉब्स तो बहुत है। जॉब कैसे भाई, अब कोई खेत है उसमें जितने मर्जी बंदे काम कर लें, 20 बंदे काम कर लें, 10 बंदे काम कर लें, है ना। अब भाई किसी की पोस्ट है, जो पोस्ट है वो सपोज कोई आईपीएस की पोस्ट है, अब पोस्ट तो भाई एक ही है, अब वो एक ही पोस्ट मिलेगी किसी बंदे को। समझ आई बात कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैव फेल्ड टू क्रिएट इनफ जॉब्स। अब दूसरा पॉइंट, इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय द 8 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप ओनली बाय 2.5 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब जो गुड्स बन रहे हैं, फोन्स, जैसे फोन्स बन रहे हैं, मोबाइल फोन्स, ये किस में इंक्लूड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड, क्योंकि ये चीज़ बन रही है, आउटपुट आ रहा है, प्रोड्यूस हो रही है। कहते कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो प्रोडक्शन है वो ज़रूर वेंट अप हुई है 8 टाइम्स से, मतलब 8 इंटू वेंट ज़रूर हुई है, बड़ी ज़रूर है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 2.5 टाइम से बढ़ी है। जो प्रोडक्शन है वो 8 टाइम से बढ़ी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2.5 टाइम से। इसका रीज़न भी है भाई, क्यों? क्योंकि मशीनरी ज़्यादा यूज़ हो रही है। पहले जो काम होता था वो हाथ से हुआ करता था, लेकिन अब मशीनरी ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब आगे आखिरी लाइन पढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, जिसका रिजल्ट है कि एग्रीकल्चर में ही सबसे ज़्यादा अभी भी लोग इंक्लूड है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मशीनरी है, लेकिन अभी इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास मशीनरी नहीं है। ज़्यादातर लोग अभी भी जो हाथ से काम होता है उससे ही मतलब जो हाथ से काम होता है उसी से खुश हैं, और जिसका रिजल्ट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि भाई अगर मशीन से कोई काम होगा, वो मशीन, सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि अब कोई 20 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं किसी में भी, मशीन उसको भाई 1 घंटे में प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर कोई बंदे लगे हैं वो 10 बंदे मिलके 1 घंटे में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जहाँ पर एक मशीन 20 यूनिट को 1 घंटे में प्रोड्यूस कर रही है और यहाँ पर 10 बंदे 1 घंटे में प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलके, एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा हुई। अब आगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक और टर्म है, इस टर्म को भी भाई ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकती है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, चैप्टर में इंक्लूडेड हैं, और भाई ये छोटी छोटी टर्म्स 1 मार्क्स में आती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं एज रिक्वायर्ड। सपोज कोई एक चीज़ है जिसको 10 बंदे भी ख़त्म कर सकते हैं आराम से, लेकिन वहाँ पर 20 बंदे काम कर रहे हैं। इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। द पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। दिखते ज़रूर है कि वो काम एम्प्लॉयमेंट उनको है, लेकिन वो पूरी तरह एम्प्लॉयमेंट नहीं होते। देखो सपोज एक खेत है, पहले उसमें 10 बंदे काम कर रहे थे, सबको 300 रुपये दिहाड़ी मिल रही थी, लेकिन अब उतना ही काम है, लेकिन अब 20 बंदे आ गए, अब दिहाड़ी सबकी 150 रुपये होगी, क्योंकि भाई बंदे ने जिसने काम करवाना है उसने तो उतने ही पैसे खर्चने हैं। अब देखो 300 रुपये कहाँ और 150 रुपये कहाँ, 50% कट आउट हो गया। समझ आई बात कि 10 बंदे पूरा अच्छी तरह से काम कर सकते थे आराम से, लेकिन वहाँ पर 20 बंदे आ गए, उनकी इनकम कम होगी, जो जनरेट करनी थी वो 150 रुपये रह गई अकेली। और ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड देखी जाती है, क्योंकि भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है। अब भाई काम जैसा भी मिले, लोग 100 रुपये को काम करने के लिए भी तैयार होते हैं कि भाई पैसा आना चाहिए, चाहे उसका 100 रुपये क्यों ना मिले, ठीक है। सीधी बात ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होते हैं एज रिक्वायर्ड, और ये सबसे ज़्यादा किस में देखी जा सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन विच सेक्टर, मोस्टली क्या आंसर लिखोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लिखा नहीं है पर भाई याद रखना, दूसरा नाम क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट मतलब
जॉब्स कह सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट का मतलब वही हुआ कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट उसको कहा जाता है कि लोगों को कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिले जिससे वो अच्छी तरह से अपना घर चला सके। मतलब अब कैसे हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करके। More than 60% of our population is engaged in agriculture, but our farmers are only producing limited crops. There is need to diversify agriculture. कहने का मतलब ये है कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन एंगेज ज़रूर है एग्रीकल्चर में, लेकिन हमारे फार्मर्स कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रॉप्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे सपोज पंजाब में है, पंजाब में सिर्फ भाई जो फार्मर्स हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट नो कि मतलब ऐसे पता है कि मैं सिर्फ ओनली एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज पंजाब है, उसमें सिर्फ वीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। वीट की जगह मेज़ भी प्रोड्यूस होनी चाहिए, कॉटन भी प्रोड्यूस होनी चाहिए, मतलब और भी क्रॉप्स उगनी चाहिए वहाँ पे। देयर इज़ नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर। फार्मर्स शुड बी एनकरेज टू अडॉप्ट पिस्कीकल्चर, एनिमल रियरिंग अलॉन्ग विथ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। पिस्कीकल्चर का मतलब क्या होता है बताता हूँ। पिस्कीकल्चर का मतलब मेनली हुआ जैसे फ़िश फार्मिंग कह सकते हो आप, कि जो समझ आ गया, फ़िश फार्मिंग। एनिमल रियरिंग मतलब इसमें कैटल्स वगैरह इंक्लूड हो जाएंगी, और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स तो मैंने बता ही दिया, मतलब क्रॉप्स की भी अलग अलग वैरायटी को ग्रो करना। समझ आ गया कि एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अगला बात, चीप क्रेडिट। अब देखो, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड upon informal sources of credit like money lenders, traders and relatives. They charge a very high rate of interest. Government should encourage the commercial banks to provide loans to the farmers at cheaper rates. अब देखो भाई, कोई फार्मर है, सपोज कोई फार्मर है, वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन ले रहा है। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मतलब किसी रिलेटिव से या किसी ज़मींदार से वो लोन ले रहा है, और जो वो बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक। गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए कि कमर्शियल बैंक्स को, मतलब कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाए एट चीपर रेट्स। क्योंकि भाई फार्मर्स क्यों इनफॉर्मल सोर्सेज, अब आप सोचोगे भाई कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के पास क्यों जाते हैं फार्मर्स, जबकि बैंक तो उन्हें सस्ते में थोड़ा सा दे रहा है लोन। क्योंकि भाई जो लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती प्रॉपर, वो चाहते हैं कि हम, क्योंकि बैंक जो होगा वो चाहे वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा होगा। लेकिन अब इनफॉर्मल है, सोर्सेज है, वो किसी रिलेटिव से कह रहे हैं कि मुझे ये पैसे दे, उसने थोड़ा ना कोई कागज़ वगैरह लगाना है। कागज़ी काम कह सकते हो आप, कागज़ी काम बैंक में ज़्यादा है, जिससे डर के फार्मर डरता नहीं है, मतलब वो इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बैंक से एकदम लोन नहीं मिल जाता, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, और इन्फॉर्मर से एकदम मिल गया एकदम, ठीक है। और अगर भाई बैंक फार्मर जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेगा, तो भाई वो कहेगा कि मैं खुद काम करने की कोशिश करूं, एज मतलब लेबर को कम रखूं। लेकिन अब उसको चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गया, अब कहेगा भाई मैं कोई बात नहीं और बंदे एम्प्लॉय रख लेता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के कंपेयर से अभी कम पैसे चुकाने हैं, मतलब अभी उसके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है कि वो और लेबर को रख सकता है। लेकिन अगर वो इनफॉर्मल सोर्स से लेगा तो भाई उसका बजट कम हो जाएगा, तो वो कहेगा कि मैं कम से कम लेबर में काम निपटाने की कोशिश करूं। आगे है इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस लैक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। A study conducted by the Planning Commission estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in education sector only. Similarly, if we are to improve health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. अब भाई अगर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव होंगी, कहने का मतलब अगर स्कूल ज़्यादा बढ़ेंगे, हॉस्पिटल ज़्यादा बनेंगे, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। अब एक स्टडी के मुताबिक ये मतलब एस्टिमेट किया जा रहा है कि 20 लाख जॉब्स अकेले एजुकेशन सेक्टर में ही बन सकती हैं अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए एजुकेशन सेक्टर में और स्कूल्स डेवलप हों। तो भाई एजुकेशन सेक्टर में ही अकेले 20 लाख जॉब्स बन सकती हैं।
Similarly, if we are to improve health situation, we need many more doctors, nurses, health workers. अब हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी. स्कूल्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा टीचर्स चाहिए होंगे पढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी. सिंपल सी बात, इंटर रिलेटेड है. आगे है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा इसको कहा जा सकता है. अब ये स्कीम किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी? मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, हैं अभी भी, मतलब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2006 में. अगर आंसर क्वेश्चन आपको आ जाए कि व्हेन वाज नरेगा इम्प्लीमेंटेड एंड हु इम्प्लीमेंटेड दिस, अब क्या लिखोगे? मनमोहन सिंह ने इसे इम्प्लीमेंट किया, और किस साल में इम्प्लीमेंट किया? 2006 में. अब आता है मेन मुद्दा कि नरेगा बनी क्यों, ये जो स्कीम थी ये बनी क्यों? द मेन मोटिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू देम हु आर विलिंग टू वर्क. लेकिन देखो, अब कोई बंदा है, समझाने का मतलब इसको समझाता हूँ कि अगर कोई बंदा है वो चाहता है कि मुझे काम मिले, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा. लेकिन अगर उसने नरेगा में अपना नाम दर्ज कराया, मतलब इस स्कीम में नाम दर्ज कराया, तो उसे 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. साल में 100 दिन वो उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, साल में 100 दिन उसे काम मिलेगा. अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती है, उसको 100 दिन काम नहीं दे पाती है, तो उस पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट एलियांस दिया जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट एलियांस का सिंपल सा मतलब है कि कुछ पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट फेल हुई, उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई. पर लेकिन उसी को जो काम करना चाहता है खुद से, और जिसने इस स्कीम में अपना नाम दर्ज कराया है. क्या मेन मोटिव है स्कीम का? दोबारा से पढ़ते हैं. इस द मेन मोटिव ऑफ